नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जो कि विधानसभा रिपोर्टर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन होने वाली है। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति रहेगी 140 शब्द प्रति मिनट। इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी को ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग को देखते हुए लोगों व्यक्तिगत ब्यौरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसी के मद्देनज़र व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, मगर उसमें खामियां होने की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों और व्यावसायिक संगठनों ने ऐतराज जताया था। इसलिए सरकार ने उस अधिनियम को वापस ले लिया था। पिछले साल इसमें संशोधन करके लोगों की राय लेने का प्रयास किया गया और उसी के आधार पर अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है और इसके मानसून सत्र में कानूनी रूप जाने की उम्मीद है। इस विधेयक में व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वालों पर भारी जुर्माने और आम लोगों को मुआवजे का दावा करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अलग अलग 5 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। माना जा रहा है कि अब इस विधेयक पर ऐतराज की गुंजाइश नहीं रह गई है, मगर देखना है कि इस विधेयक को कितने पारदर्शी और व्यावहारिक ढंग से लागू किया जा पाता है, ताकि लोगों के व्यक्तिगत डेटा में सेंध लगाने वालों पर नकेल कसी जा सके। पैरा। दरअसल डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के बीच बहुत सारी कंपनियां और डेटा चोरी करने वाले लोगों के व्यक्तिगत ब्यौरों की चोरी करते देखे गए हैं। इसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। बैंकों से पैसे निकाल लेने, ठगी करने की अनेक शिकायतें आती रहती हैं। बहुत सारी कंपनियां, संस्थान खुद लोगों से जो व्यक्तिगत विवरण मांगते हैं उन्हें दूसरी व्यावसायिक कंपनियों को मामूली पैसे पर बेच देते हैं। ऐसे में लोगों की अपने व्यक्तिगत विवरणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। पैरा। इस चिंता दूर करने के लिए नया विधेयक लाया जा रहा है। हालांकि व्यावसायिक कंपनियों को ऐतराज था कि चूंकि वे लोगों के व्यक्तिगत डेटा अपने उपयोग के लिए जमा करती है, इसलिए अगर उनके व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगेगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। मगर सरकार ने उनके ऐतराज को नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों को भी इसके दायरे से बाहर नहीं रखा है। जाहिर है, इस विधेयक के कानूनी रूप में लागू हो जाने के बाद कंपनियों के मनमाने तरीके से लोगों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर अंकुश लगेगा। वे नाहक लोगों को फ़ोन करके परेशान करने भी बचेंगी। पैरा। सबसे चिंता की बात लोगों के मोबाइल फ़ोन, मेल, कंप्यूटर आदि से उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी करके उनके बैंक जमा खाते या दूसरी तरह की जमाओं में सेंधमारी करने वालों पर नकेल कसना है। पिछले दिनों जब फ़ोन पर संदेश आदि के जरिए इस तरह की सेंधमारी करने वालों पर नकेल कसने की कोशिश की गई तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए यह धंधा शुरू कर दिया। इस तरह इसमें उन सेवा प्रदाता कंपनियों की भी जवाबदेही बनती है जो अपने ग्राहकों को मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाएं प्रदान करती हैं। जो लोग तकनीकी धोखाधड़ी के तरीकों से वाकिफ़ हैं, वे तो अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा खुद भी करने का प्रयास करते हैं, मगर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस तरह की तकनीक से परिचित नहीं हैं। वे अक्सर सेंधमारों के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए केवल डेटा की चोरी करने या उसे बेचने वालों पर अंकुश लगाने की नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। पैरा। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के आदिवासी युवक के ऊपर लघु शंका करने की तस्वीर आने के बाद स्वाभाविक ही समाज में जड़ें जमाकर बैठी मध्ययुगीन सोच को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ढहा दिया गया है। पैरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी युवक के पांव पखारे और उससे माफ़ी भी मांगी, मगर यह सवाल अपनी जगह है कि क्यों समाज में इस तरह की मानसिकता जड़ें जमाई बैठी है कि तथाकथित ऊंची जाति के लोग मौका मिलते ही किसी दलित, किसी आदिवासी की अस्मिता को कुचलने, उसका मान मर्दन करने में तनिक संकोच नहीं करते। बताया जा रहा है कि आदिवासी युवक पर लघु शंका करने वाला आदमी मध्य प्रदेश के एक विधायक का प्रतिनिधि है। जिस विधायक का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, उस विधायक पर खुद भी दबंगई और आदिवासियों की जमीन हड़पने, अपनी आलोचना करने वाले पत्रकारों, संस्कृति कर्मियों, बुद्धिजीवियों के दमन आदि के अनेक आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है उनके प्रतिनिधि को इस तरह का कृत्य का करने का साहस वहां से भी मिला होगा। सत्ता की ताकत मिलने के बाद इस तरह कानूनों की धज्जियां उड़ाने का यह अकेला उदाहरण भी है। पैरा हालांकि दलितों, आदिवासियों के मानवाधिकारों, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर अक्सर सवर्ण कही जाने वाली जातियों के रसूखदार लोगों को उन कानूनों की धज्जियां उड़ाते देखा जाता है। यह केवल राजनीतिक ताकत हासिल कर चुके लोगों में नहीं, सामान्य लोगों में भी तथाकथित उच्चता के दंभ की वजह से प्रकट होता रहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि कानून का पालन करने वालों में बहुसंख्यक वही लोग हैं जो समाज की उच्च कही जाने वाली जातियों से संबंध रखते हैं। इसीलिए अक्सर दलितों, आदिवासियों के खिलाफ जब अत्याचार की कोई घटना होती है तो अक्सर थानों में उसकी प्राथमिकी दर्ज करने में टालमटोल किया जाता है। अनेक बार बलात्कार की शिकार दलित महिलाओं को समझा बुझा या डरा धमका कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह एक भरोसा ऐसी जातियों के लोगों के मन में बना हुआ है कि अगर वे दलितों, आदिवासियों के साथ कुछ अमानवीय व्यवहार करते भी हैं तो उन्हें कोई कठोर सजा नहीं मिलने वाली। पैरा मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को आदिवासी युवक पर लघु शंका करते देखा गया, वह भी समाज की इसी संकीर्ण सोच से अनुप्राणित है। इसलिए बेशक उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके घर के कुछ हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, मगर इससे उसकी सोच भी बदल गई है, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। विचित्र है कि पढ़ लिख कर ओहदा हासिल कर लेने और राजनीतिक रसूख पा जाने के बाद भी जब लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं बदली तो समाज में तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियों के प्रति सदियों से जड़े जमाई सोच को बदलना कितना आसान होगा। इस दिशा में राजनीतिक इच्छा शक्ति का सर्वथा अभाव दिखता है। राजनीतिक दल वोट के लिए बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं, मगर अफसोस कि वे अपने कार्यकर्ताओं में उसे व्यावहारिक रूप में नहीं उतार पाते। जब तक व्यावहारिक धरातल पर दलितों, आदिवासियों के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं रुकने वाली। पैरा बचपन से अब तक गंगा की महिमा सबने सुनी होगी। घर घर में गंगा जल का होने से लेकर हर अवसर पर उसका उपयोग देखा होगा। इस जल की गुणवत्ता के बारे में जैसे सबको मालूम है कि चाहे जितना पुराना हो जाए, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। कोई इस महान नदी का धार्मिक महत्व माने या न माने, लेकिन हर एक को आकर्षित करती है। यही वजह है कि मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहा जाता है कि प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। फिर क्या वजह है कि इस नदी की साफ सफाई के प्रति हम इतने लापरवाह हैं? हाल ही में उत्तराखंड में जो दिखा वह तकलीफदेह था। गंगा के किनारे कितने बड़े बड़े कूड़े के ढेर आखिर हमारे और बेशुमार सैलानियों के ही तो लगाए होते हैं। कूड़ा हम फैलाएं और साफ कोई और करे, यह भावना तो है कि हम अपने फैलाए कूड़े के बारे में जरा से भी चिंतित नहीं होते। जो खाया उसका रैपर यानी खाली प्लास्टिक की थैली सड़क पर फेंक दिया, अब करता रहेगा कोई और साफ। गंदगी की निंदा तो हम सब करते हैं। पहले से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि गंगा किनारे जो होटल हैं वे अपनी सारी गंदगी इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं।
जहां आरती के लिए नदी में पांव डाले लोग छोटी छोटी शिलाओं पर बैठे थे। उससे कुछ ही दूर नाला था। लोग गंगा जल के छींटे अपने ऊपर मार रहे थे, आचमन कर रहे थे, मगर ध्यान में लगातार वह नाला आ रहा था। सोचा जा सकता है कि जब इतने महंगे होटल का नाला नदी में इस तरह से गिर रहा था, जिसे झरना बताया गया, तो दूसरे होटलों का क्या हाल होगा। आखिर इस लापरवाही का कौन रोक सकेगा, जब गंगा के उद्गम स्थान से कुछ ही दूर ऐसा हो रहा है, तो मैदानी इलाकों के बारे में क्या कहा जाए। लोगों की आस्था का सवाल अगर दूर भी खिसका दिया जाए तो भी साफ जल को प्रदूषित करने का हक किसी को क्यों हो। पूर्णविराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।